हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो जो है मॉक टेस्ट नंबर साइंस का तीसरा है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात है। शून्यावकाश बहुत लोग अगर नहीं समझे होंगे तो मैं लिख देता हूँ। शून्यावकाश, शून्यावकाश मतलब होता है निर्वात, ठीक ना। शून्यावकाश का मतलब होता है निर्वात। तो प्रकाश का शून्यावकाश में वेग पूछा है, मतलब स्पीड अनुमानित है कितना होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। कुछ और जान लेते हैं इससे जुड़ा हुआ पॉइंट। जैसे निर्वात में वेग सबसे, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है, नहीं प्रकाश का वेग लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। और एक और पॉइंट जानते हैं इससे जुड़ा हुआ। ठोस में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। ठोस में क्या होता है, प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों भी बातें आप लिख लेना अपने नोट्स कॉपी में, तो आपको आगे काम आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी H2SO4। किसको माना जाता है, H2SO4 को माना जाता है। तो H2SO4 क्या होता है, यह यह एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक ना। इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ठीक कर लेते हैं। इसका जो उपयोग है विभिन्न कामों में लिया जाता है। जैसे मैं यहाँ कुछ को लिख देता हूँ। जैसे आपका पेट्रोलियम शोधन के लिए लिया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में और विस्फोटक बनाने में, ठीक ना। औषधियाँ बनाने में भी, मेडिसिन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। औषधियाँ बनाने में और रंग बनाने में भी होता है, ठीक ना। और आपका एक और लिख लेते हैं, रंग बनाने में भी होता है, ठीक ना। तो ये इससे कुछ जुड़े हुए बात थे। आगे बढ़ते हैं। आंतों के रोगी के निदान में, मतलब रोग होगा यहाँ, रोगों के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित रोग, मतलब आंत के जो रोग हो जाते हैं उसको ठीक करने के लिए किस किरण का उपयोग करते हैं, किस किरणों का उपयोग करते हैं।
तो ऑप्शन ए किसका उपयोग करते हैं, एक्स किरण का उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत किस पे आधारित है? जो घर में आपका होम वायरिंग होता है, तो आप जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड, उसमें देखते हो कि फ्यूज लगा होता है, लगा रहता है ना। तो उसी का बता रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पे ये आधारित होता है, ठीक ना। ये कैसे काम करता है? तो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। क्या होता है कि फ्यूज जब आप देखोगे वायरिंग में लगा रहता है बोर्ड में, तो आप अगर कुछ ज़्यादा ओवरलोड कर देते हो, ठीक है, ओवर वोल्टेज डाल देते हो, हीटर फ्रिज सब चला दिए घर में, तो क्या होता है कि ज़्यादा जब वोल्टेज ज़रूरत से ज़्यादा खींचते हो, ओवरलोड डालते हो, तो आप देखोगे फ्यूज क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, जल जाता है, ठीक ना। जिससे क्या होता है कि आपके जो घर में दूसरे अप्लायंस है, जो दूसरे उपकरण है, ये जो बिजली से चलते हैं, उनका क्या हो जाता है, सेफ्टी हो जाता है, ठीक है, वो डैमेज होने से बच जाते हैं। यही फ्यूज का काम है। तो फ्यूज के बारे में चलिए कुछ बातें और आपको लिख के भी बता देता हूँ, ठीक है। फ्यूज का जो होता है ना, ये जो है, इसमें निम्न द्रव्यमांक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार लगा होता है। इसमें जो तार का यूज होता है वो किस तरह का होता है तार? इसमें तार जो होता है निम्न द्रव्यमांक का और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार होता है। जो फ्यूज में तार यूज करते हैं वो उसका निम्न द्रव्यमांक होता है और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार होता है, ठीक ना। और इसका प्रयोग किस तरह से है, मैंने तो बोल ही दिया, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। कि प्रयोग जो है कि मुख्य विद्युत प्रतिष्ठान, मतलब जो विद्युत अप्लायंसेस होते हैं, विद्युत पे चलने वाले जो भी आपके सामान होते हैं को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। परमाणु के नाभि में निम्नलिखित में से कण होते हैं। परमाणु के नाभि में कल भी ये क्वेश्चन रिपीट आया था और कल भी मॉक टेस्ट नंबर 2 में भी ये क्वेश्चन था कि परमाणु के नाभिक में कौन सा होता है। तो ये आपको HW है, ठीक ना। जो बच्चे मेरे वीडियो को देखते आ रहे हैं पिछले वीडियो से, तो उनके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है। इसका आपको आंसर में कमेंट करना है विथ क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में क्या लेते हैं? तो पहले तो देख लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए जो काम में लेते हैं वो आपका उत्तल लेंस लेते हैं। क्या कौन सा लेंस लेते हैं काम में? उत्तल लेंस लेते हैं, ठीक ना। चलिए कुछ बातें और इससे जुड़ी हुई बातें जान लेते हैं। दूरदृष्टि दोष के बारे में कुछ बातें डिस्कस करना ज़रूरी है कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। इस दोष में क्या होता है जी, आँख का रोग है। तो इस दोष में क्या होता है कि दूर स्थित वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेते हैं। जो जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है ना, तो वो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है, ठीक ना। किंतु
किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक ना। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की जो वस्तु होती है उसे आप स्पष्ट रूप से देख लोगे। नाम में थोड़ा उल्टा लगता है कि नहीं, जैसे दूरदृष्टि दोष में नाम पढ़ने से लगता है कि दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं, नहीं, थोड़ा उल्टा सोचना आपको। ठीक ना, कि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा इसमें आपको कंसेप्ट बैठाना है याद करने के लिए। ठीक ना। इसके निवारण के लिए क्या है, निवारण के लिए मतलब इसको ठीक करने के लिए आप किस लेंस का यूज करते हो, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, इसमें जो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, कारण क्यों उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, मैं बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है। कारण है उत्तल लेंस का हम क्यों यूज करते हैं, तो कारण ये है कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस की तरह काम करता है। अभिसारी लेंस का मतलब क्या समझते हैं कि जो भी इस लेंस, अभिसारी लेंस का मतलब होता है, मैं फिगर थोड़ा बनाता हूँ यहाँ पर। अभिसारी लेंस में क्या होता है कि जो भी इस पे, जो भी लाइट इस पे पड़ता है, जो भी लाइट इस पे पड़ता है उसको कंजर्व करके एक बिंदु पे गिरा देता है। ठीक ना, कंजर्व कर देता है, एक बिंदु की ओर मोड़ देता है। सारे कमिंग जो रेज होते हैं, आने वाले जितने भी किरण होते हैं उसको एक बिंदु की ओर मोड़ देता है, इसी को बोलते हैं अभिसारी। तो ये लेंस जो होता है उत्तल लेंस अभिसारी लेंस की तरह काम करता है तथा किरणों को सिकोड़ कर पुनः रेटिना पर ला देता है। ठीक है, तो ध्यान से मैं जो बोला वो आप सुनिए और उसको आप लिखने का भी प्रयास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, बताइए। दोपहर का जब 12 बजेगा तो सूर्य हमारा क्या होता है, ये सूर्य है मान लीजिए, तो ये मान लीजिए दोपहर का 12 बजा है। ठीक ना, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो दोपहर का 12 बजेगा तो सूर्य क्या होता है, सर के ऊपर होता है, एकदम होता है ना। तो सर के जब ऊपर होगा तो इंद्रधनुष दिखाई देता है, पूछ रहा कहाँ दिखाई देगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि यह नहीं देख सकते, इंद्रधनुष को नहीं देख सकते। कब, जब सूर्य 12 बजे क्या होता है, व्यक्ति के सर के ऊपर होता है। तो इसके कारण क्या होता है, हम यह देख नहीं, मतलब इंद्रधनुष को बनते हुए नहीं देख सकते। कारण क्या है, आप पूछोगे कारण क्या है, ये आपका सन है। ठीक ना, सूर्य। तो कारण आपको मैं लिख देता हूँ, क्या कारण है कि नहीं दिखता है दोपहर के समय सूर्य, ये इंद्रधनुष क्यों नहीं दिखता हम लोग को। तो इसका कारण बहुत अच्छा सा है कि दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, सीधे सिर के ऊपर होता है। ठीक है ना। अतः प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों, प्रकाश का जो अपवर्तन है वर्षा की बूंदों में
नहीं हो पाता है। ठीक है ना, क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है, इसीलिए हमको इंद्रधनुष बनता हुआ नहीं दिखेगा। कब? दोपहर के 12 बजे। एक तो ये बात हो गया। एक और बात थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, ये हो गया, इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूँ, ये आप लोग। एक जुड़ी हुई बात और है, थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है। और क्या है इसमें, एक पॉइंट और याद करिएगा कि जब सूर्य पूर्व में होता है, जब सूर्य पूर्व में होता है, पूर्व दिशा में होता है, तब इंद्र धनुष किधर बनेगा? उल्टा दिशा में बनता है। अगर सूरज पूरब में है तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। ये भी याद करना है, ठीक ना। दोपहर में तो नहीं दिखेगा, जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है तब तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब सूर्य हमारा पश्चिम दिशा में होगा तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? जब हमारा सूर्य पूरब दिशा में होगा तो इंद्रधनुष हमारा पश्चिम दिशा में बनेगा। इसी का उल्टा याद करना है, जब सूर्य हमारा किस में होगा? अगर पश्चिम दिशा में होगा तो हमारा इंद्रधनुष किधर बनेगा? इंद्रधनुष हमारा बनेगा पूरब में। किधर बनेगा? पूरब में। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कि काम में लेते हैं, कौन सा दर्पण का काम में लेते हैं दाढ़ी बनाने समय? तो बताइए। तो इसका हम लेते हैं अवतल दर्पण का। किसका लेते हैं? अवतल दर्पण का लेते हैं, यही ना। हम लेते हैं अवतल दर्पण का। कारण क्या है अवतल दर्पण का ही क्यों लेते हैं? तो क्योंकि प्रतिबिंब आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, मतलब आभासी, मतलब प्रतिबिंब मतलब क्या, इंग्लिश में बोले तो इमेज, मतलब जो भी वस्तु का जो इमेज होता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, वह वस्तु से बड़ा बनता है। तो वस्तु से बड़ा बनेगा तब ना आपका फेस जो है उसमें बड़ा दिखेगा, और बड़ा दिखेगा तो दाढ़ी बनाने में क्या होगा? ईजी होगा, कटेगा छटेगा नहीं। इसीलिए अब मेकअप का भी सामान में क्या होता है, आप अवतल दर्पण का ही यूज करते हो, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाने के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन बी Na2CO3 होता है, ठीक ना। इसे क्या बोलते हैं? Na2CO3 को क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक ना, NO2CO3 को। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन बच्चों जैसा दे दिया, सूरज से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प, मतलब कपूर सीधा, कपूर कैसा, ऐसा इस तरह का गोली नुमा होता है ना, वाइट कलर का होता है, तो उसको सीधा किस, यहाँ से कन्वर्ट सीधा किस में कर दिए? कपूर वाष्प में। डायरेक्ट लिक्विड में नहीं किए, द्रव नहीं हुआ, सीधा
ये आपका जो ये है आपका कपूर है, कैसा है, इसका जो अवस्था है वो ठोस अवस्था में, यहाँ पर जो कपूर है वो किस अवस्था में, वाष्प अवस्था में। तो बिना द्रव में लाए सीधा ठोस से किस में चला गया, वाष्प में। तो इस विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं, तो इस विधि को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। पौधे जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो अपने खाना जो बनाते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी। कैसे बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। इसी को और क्या बोल सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा धातु ऊर्ध्वचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, तो आपका ऑप्शन बी जर्मेनियम होता है, ठीक ना। अब जर्मेनियम से कुछ जुड़ी हुई बातें देख लेते हैं कि इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसमें कुछ खासियत होगा तभी तो जर्मेनियम में देखोगे तो इसमें जो है, इसमें इसका जो गलनांक होता है वो 938.3 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो कवथनांक लिखते हैं ना, कवथनांक जो है इसका कितना होता है, 277.2 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे देखते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, कौन सा उत्तरदायी पदार्थ है, तो एंजाइम होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है आपका एंजाइम, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। ये कल भी हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 2 साइंस में ये क्वेश्चन आया था, इंसुलिन, ऑप्शन डी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों जैसे साइट्रस में पाए जाता है तथा चर्म को स्वस्थ, चर्म मतलब आपका स्किन हो गया, ठीक है ना, इंग्लिश में, स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, वो कौन होता है, तो आपका विटामिन सी सही होता है, ठीक है। अब विटामिन सी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो विटामिन सी में पहला बात है कि जल में विलय विटामिन है, ये कैसा विटामिन है, तो यह विटामिन जल में घुलनशील या विलय बोल सकते हैं, विलय विटामिन है, ठीक है, मतलब ये जल में घुल सकने वाला विटामिन है। दूसरा पॉइंट, इसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका जो केमिकल नेम है क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक ना। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन सी से इतना जुड़ी हुई बातें थे जो आपके साथ डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं।
टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका टरबाइन कुछ पंख इस तरह से लगा होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है प्लस में इधर डायनमो लगा होता है, ठीक है। और तो इधर से तो टरबाइन घुमाने के लिए हमको क्या चाहिए, टरबाइन घुमाने के लिए हमको जल चाहिए, क्या चाहिए, जल चाहिए, ठीक ना। तो टरबाइन घूमेगा तो जल प्लस डायनमो लगा होता है, उससे हमारे को क्या मिलेगा, बिजली प्राप्त करने में, तो बिजली मिल जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो किसको, तो किस ऊर्जा को, यहाँ पूछा किस ऊर्जा को, मतलब डायनमो, मतलब ये टरबाइन और डायनमो की सहायता से कौन सा इधर ऊर्जा है जिसको परिवर्तित करके हम बिजली प्राप्त कर लेते हैं। तो जल है, तो यहाँ पर ये टरबाइन क्या होता है, रोटेट होता है। तो रोटेट होने का मतलब यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक ना। मैकेनिकल एनर्जी को क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा, क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक ना। तो यहाँ से ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा भी दिया हुआ है तो आपको जो घबराना नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मैकेनिकल ऊर्जा को हम टरबाइन की सहायता से और डायनमो की सहायता से किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। आपको पढ़ने में, जिसका आप देखते हैं पढ़ते पढ़ते किसी को चश्मा लग जाता है, तो उसका देखोगे दो ही तरह का गिलास होता है। साधारण गिलास का यूज़ तो नहीं होता है, साधारण गिलास आपका क्या होता है, आपका मिरर जो होता है घर में जो आप फेस देखते हो वो आपका साधारण वाला होता है, वो थोड़ा गिलास में लगा होता है, तो वो नहीं लगाता। ये तो आप लोग जो चेहरा देखते हो अपना बाहर निकलने के लिए, मार्केट उर्केट जाने के लिए जो घर में मतलब जो लगा रहता है उसको बोलते हैं साधारण। लेकिन हम पढ़ने के काम में कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, वो तो दर्पण रहता है, ठीक ना, मिरर दर्पण। तो हम अवतल या उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है। गैस पदार्थों के कणों में बीच की गति कैसी होती है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है मॉक टेस्ट में भी। तो ये होता है ऑप्शन ए, क्या होता है, यादृच्छिक होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट का, आपका डीएलएड बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट का, और 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे डिटेल में, जिस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन लगा आपको बताना चाहिए उसको मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे लोग इस वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं उनको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके, ठीक ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।